गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने किरचॉफ्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ये सब कंप्लीट कर लिया। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। ये भी किरचॉफ्स लॉ से ही प्रूव किया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। देखिए, ये एक असाइनमेंट है ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड किरचॉफ्स लॉ। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन आपने करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि सबसे पहले तो आप इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें डाले हैं। 9 क्वेश्चंस है, देख लीजिए। सबसे पहले तो आप इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन करिए, ये आपको सबको मिल जाएगा। और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक जो मैं बता रहा था आपसे, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हम शुरू करते हैं। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बोलते हैं, सबसे पहली बात तो यही है। फिर दूसरी बात ये है कि ये काम क्यों आता है, काम क्या आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। जो एक ब्रिज शेप बनाई थी, जिससे हम एक इस तरह का अरेंजमेंट, ब्रिज शेप अरेंजमेंट बनाया था हमने 4 रेजिस्टेंसेस का, जिससे हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू शॉर्ट टर्म में फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हो it is the arrangement of 4 resistances in the shape of bridge. Which is used to determine the value of unknown resistance which is used to find the value of unknown resistance in the terms of remaining 3 resistances. समझ आ गया? हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं, जिनमें से 3 का रेजिस्टेंस हमें मालूम है, और 1 का रेजिस्टेंस मालूम नहीं है। और उन चारों में से किसी एक का रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, उसका रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। जो 3 नॉन रेजिस्टेंस है, उनकी टर्म्स, उनकी वैल्यू, उनके साथ उनके जो बचे हुए रेजिस्टेंसेस है, उनका यूज करके अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, जो कि एक ब्रिज शेप में होता है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसके बारे में सबसे पहले चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बताया था। मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, इट इज इन्वेंटेड बाय सर चार्ल्स एफ व्हीटस्टोन इन 1843, इसलिए इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है। समझ आ गया? तो आपको ये मालूम होना चाहिए। अब इसके बारे में उसने क्या बताया था, तो मैं आपको सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। हमने क्या किया, हमने 4 अलग अलग रेजिस्टेंस ले ली भाई। डायग्राम बना रहा हूँ मैं।
देखिए मैंने क्या किया, हमने 4 अलग अलग रेजिस्टेंस लिए, ठीक है। अब 4 अलग अलग रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, करंट पास हो गया। अब मैंने क्या कहा भाई, ये जो रेजिस्टेंस है ना हमारा, ये P है, ये Q है, ये हमारा रेजिस्टेंस R और ये S, ठीक है। ये हमने एक सेल जोड़ दिया या एक बैटरी जोड़ दी जिसका EMF E है, या V पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कह सकते हो। हमने कहा कि अगर हम इस शेप को देखें तो ये एक ब्रिज शेप है। क्या है, ये एक ब्रिज शेप है। इसमें ये कहता है इफ़, मैं आपको बता देता हूँ, इफ़ ब्रिज इज बैलेंस, इफ द ब्रिज इज बैलेंस then there are no current pass through galvanometer। देखिए ध्यान से, अगर ये ब्रिज बैलेंस हुआ तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। दैट इज मीन्स आप ये कह सकते हो पोटेंशियल एट बी पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी पॉइंट। भाई करंट कब पास नहीं होता, सेम पोटेंशियल के बीच में। मेरी बात समझ गए कि नहीं। आप ये भी तो कह सकते हो कि इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल क्या हो गई, सेम हो गई। अगर इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल सेम हो गई तो इसमें से करंट पास नहीं होगा। देन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये कहता है कि उस केस में फिर हम क्या कहेंगे भाई, कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये कहेंगे हम। मतलब रेजिस्टेंस P अपॉन रेजिस्टेंस Q अपॉन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस R अपॉन रेजिस्टेंस S। और दूसरी टर्म में भी आप ये भी कह सकते हो, इफ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S देन IG इज इक्वल टू 0 मीन्स नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। ये भी कह सकते हो आप। अब ये आपने पढ़ना है, ये दोनों तरह से प्रूव होगा। समझ आ गया कि अगर आप ये कहते हो कि अगर हमें ऐसा लगता है कि इनका रेशियो सेम है तो हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होगा। और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि अगर गैल्वेनोमीटर कोई करंट डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक ब्रिज शेप बनी थी। इन्होंने क्या किया, 4 रेजिस्टेंस लिए, एक P Q R S इस शेप में कनेक्ट कर दिए। P Q के बीच में एक टर्मिनल लिया, R और S के बीच में एक टर्मिनल लिया, उनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा, और जो 2 टर्मिनल बच गए हैं उनके बीच में हमने एक सेल को जोड़ा, एक बैटरी को जोड़ा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरी बात समझ आ गई। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है, ये R और एक S। सबसे पहले हम कोई भी 2 टर्मिनल लेंगे, A और C 2 टर्मिनल लिया जिनके बीच में हमने एक सेल को जोड़ा, और जो 2 बचे हुए टर्मिनल हैं उनके बीच में गैल्वेनोमीटर जोड़ा। गैल्वेनोमीटर इनको बैलेंस कर रहा है, तो सीधी सी बात है P अपॉन Q, एक गैल्वेनोमीटर से इधर और एक गैल्वेनोमीटर से इधर, P अपॉन Q इज इक्वल टू इधर R अपॉन S। ये अगर बैलेंस होता है तो हम क्या कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो नहीं करता है तो फिर हम किरचॉफ्स लॉ से प्रूव करेंगे, पर इसका प्रूफ भी किरचॉफ्स लॉ ही है। और इससे हम क्या करेंगे, हम कह देंगे यहाँ पर हमारे पास 3PQR हेयर, PQR आर नॉन रेजिस्टेंस। ये हमें मालूम होता है कि ये हमारे पास क्या है, नॉन रेजिस्टेंस है। एंड S इज अननोन, और S क्या है हमारे पास, अननोन रेजिस्टेंस है। अगर S अननोन रेजिस्टेंस है तो S की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन P। और ये तीनों हमें मालूम है और हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर इसका प्रूफ करना है। क्या करना है भाई, प्रूफ करने के लिए जैसे कि मान लीजिए मैंने ये कहा कि भाई यहाँ पर जो करंट है ना I1 चला गया,
कितना करंट चला गया भाई, I1। मैंने क्या कहा, यहाँ से जो करंट इधर गया वो कितना गया भाई, I माइनस I1। सिंपल है, बोलो गया कि नहीं भाई। यहाँ से I करंट आया था, यहाँ से चला गया I1, इधर कितना चला गया, I माइनस I1। अब देखो ध्यान से, करंट यहाँ पर I1 जा रहा था, अब मैंने कहा ये I1 करंट इधर फिर बदल गया। हमने कहा कि यहाँ से एक फिर दोबारा जंक्शन बना तो करंट के तो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने कहा गैल्वेनोमीटर में कितना गया करंट, IG। तो भाई यहाँ पर कितना चला गया फिर, I1 माइनस IG। भाई ये तो हमने तो करंट तो दिखाना पड़ेगा ना, अगर हम किरचॉफ्स रूल लगाएंगे तो। अब देखिए ध्यान से, इधर से कितना करंट आया, I माइनस I1, इधर से कितना आया, IG। दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ कितना करंट चला गया, I माइनस I1 प्लस IG हो गया। अब I1 माइनस IG इधर से आ गया, I माइनस I1 प्लस IG इधर से आ गया, दोनों को कंबाइन किया तो कितना करंट आ गया, I। हमने कहा था I करंट गया और वापस भी कितना निकला, I। देखो बन गया कि नहीं। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से I करंट जा रहा है, यहाँ जंक्शन आया, जंक्शन से I1 करंट ऊपर, तो बचा हुआ करंट I माइनस I1 नीचे की तरफ। अब I1 ऊपर गया, हमने कहा कि भाई यहाँ पर एक और जंक्शन बन गया B पॉइंट पर, इधर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, तो गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, IG। तो उधर कितना चला गया, I माइनस IG। समझ आ गया। अब IG इधर आ गया, I माइनस I1 इधर, दोबारा जंक्शन बना तो इन दोनों को ऐड करके करंट इधर पहुंचा दिया, दैट इज I माइनस I1 प्लस IG। अब यहाँ से I माइनस I1 प्लस IG, यहाँ I1 माइनस IG, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचा, I। मतलब यहाँ से I करंट गया था तो यहाँ से भी वापस I करंट आ गया। क्लियर है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमने इसका प्रूफ करना है। मैं ये कहता हूँ कि हम यहाँ पर लूप बना लेते हैं। हम कहते हैं टेकिंग लूप, हम दो लूप ले लेते हैं। पहली लूप ABDA, पहली लूप क्या ले लिया हमने, ABDA। ध्यान से देखिए, ABDA। अब A से B की तरफ गए तो भाई करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है तो माइनस आएगा। रेजिस्टेंस कितना है, P मल्टीप्लाई भाई क्या करना पड़ेगा, I1। मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ P I1। उसके बाद गैल्वेनोमीटर की डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिखोगे भाई, माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G और करंट कितना है, IG, G इंटू IG। हो गया। अब यहाँ D पॉइंट पर पहुँच गए, D से वापस R की तरफ आ रहे हैं तो प्लस करना पड़ेगा। प्लस क्या आ गया हमारे पास, I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। वापस A पर पहुँच गए। ठीक है, हमने क्या कहा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हम कहेंगे कि वैन IG इज इक्वल टू 0। भाई ये तो हमने इसकी स्टेटमेंट में बोला था कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट ही पास नहीं हुआ, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं हुआ उस केस में क्या किया जाएगा भाई, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट पास नहीं हुआ तो IG को 0 पुट किया जाएगा। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, देन PI1 इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। भाई ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दिया, IG को 0 पुट कर दिया। ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई बेटा, सेकंड इक्वेशन। क्लियर है। अगली लूप में ले रहा हूँ बेटा BCDB, ले ले भाई। अब हम लेते हैं टेकिंग लूप BCDB, B से C जा रहे हो तो Q इंटू I1 माइनस IG हो गया, Q इंटू I1 माइनस IG। क्लियर। चलो अब देखिए, लूप की डायरेक्शन और आपकी जाने की डायरेक्शन सेम है तो माइनस लगाओगे, माइनस। अब यहाँ से आ जाओ, देखिए करंट इधर जा रहा है और आप इधर आ रहे हो तो प्लस कर दूँ, प्लस। रेजिस्टेंस कितना है, S इंटू करंट कितना है भाई, I माइनस I1 प्लस IG। हो गया भाई, ये करंट आ गया। अब ध्यान से देखो, अब D से आप कहाँ जा रहे हो, B की तरफ, करंट नीचे आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, प्लस लगा दूँ, प्लस गैल्वेनोमीटर G इंटू IG इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। हम IG की वैल्यू 0 पुट करें भाई, जब हम IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे, IG 0 यहाँ पुट करो, IG 0 यहाँ पुट करो, IG 0 यहाँ पुट करो, तो यहाँ क्या हो गया भाई, माइनस Q इंटू I1। मैंने लिखा माइनस Q इंटू I1, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वैन IG इज इक्वल टू 0। क्लियर। माइनस Q इंटू I1 प्लस S इंटू I माइनस I1
एस इंटू आई माइनस आई वन प्लस जी आई जी है, आई जी जीरो पुट कर दिया, इज इक्वल टू क्या है जीरो, इज इक्वल टू जीरो। तो क्या लिख देंगे भाई, क्यू आई वन इज इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई वन, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। हमने क्या किया, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फोर्थ। हमने इक्वेशन सेकंड को फोर्थ से डिवाइड कर दिया। सेकंड इक्वेशन क्या है, पी आई वन अपॉन यहाँ क्या है, क्यू आई वन इज इक्वल टू, यहाँ क्या है भाई, आई माइनस आई वन इंटू आर। हो गया भाई। यहाँ क्या है भाई, एस आई माइनस आई वन। देखो आई वन कट गया, आई माइनस आई वन कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। हो गया भाई। तो हमने क्या कहा था भाई, ये कब आया, जब गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं देता है तो क्या कहेंगे भाई, यहाँ तो कोई करंट आएगा और हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ के अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो समझने ज़रूरी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है भाई। अब ये हमारे पास जैसे पी क्यू आर की वैल्यू आपको मालूम है, एस आपको मालूम नहीं है, तो आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पहले भी व्हीटस्टोन ब्रिज पर अप्लाई करके किए हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करोगे तो जो बीच में एक गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर की जगह पर कोई भी रेजिस्टेंस या कुछ भी जोड़ देते हो, अगर वो बैलेंस कर जाता है, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस की टर्म आपको नज़र आती है, तो जो बीच में लगा हुआ रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर है, वोल्ट मीटर है, समथिंग कुछ भी लगा हुआ है, आप उसको हटा भी सकते हो। समझ आ गया, आप उसको रिमूव कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर तो करंट ही पास नहीं हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ भाई। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले, काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा हुआ भी है, बोर्ड में भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ, इफ़ सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए, इन व्हीटस्टोन ब्रिज सेल एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ। डायग्राम मतलब जैसे कि ये कह दिया कि भाई एक व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ बना देते हैं, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, उसके बाद हो गया। अब देखिए, ये क्या लिखा P, ये क्या लिखा Q, ये R और ये S। इनके बीच में क्या जोड़ते हैं भाई, गैल्वेनोमीटर। हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेल जोड़ दिया, EMF E। हो गया। अब चलो, मैंने क्या कहा, मैं सेम यही बना रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। P, इसको लिखा Q, उसके बाद इसको लिखा R, इसको लिखा S, लिख दिया। अब देखिए पी क्यू, ये R, ये S। आपने अब की बार क्या किया, यहाँ पर तो एक जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर, ध्यान से समझना है, और जहाँ पर गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था वहाँ पर आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? लो जी, अब वही बात है, A B C D, A B C D।
मैंने यही लिखा है, ध्यान से देख सकते हो। इन व्हीटस्टोन ब्रिज सेल एंड गैलोनोमीटर आर्म आर इंटरचेंज, मतलब जो जो जिस जिस पॉइंट पर सेल और गैलोनोमीटर जुड़े हुए थे उनको इंटरचेंज कर दिया। जहाँ गैलोनोमीटर जुड़ा था वहाँ पर सेल जोड़ दिया, जहाँ सेल जुड़ा हुआ था वहाँ पर गैलोनोमीटर जोड़ दिया। तो इस केस में क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन बोथ केसेस कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज इज नॉट चेंज। एक बात ध्यान रखनी है, दोनों ही केस में जो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है वो चेंज नहीं होगी। आप क्या लिखोगे, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S। ये मैं आपको बता देता हूँ, समझ आ गया। जब आप सेल, क्योंकि आप करके देख सकते हो, आप क्योंकि करंट को डिवाइड करोगे तो आप यहाँ से करंट को डिवाइड करना, इधर I1 इधर I माइनस I1, और इस तरह से आप कंप्लीट दोबारा से लगाओगे तो ऑटोमेटिक P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन S आएगा। तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। अब आपने याद रखना है कि अगर हम सेल और गैलोनोमीटर को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर लें तो किसी ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके बैलेंस पॉइंट पर कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट इसी के अंदर ही मैं आपको बता देता हूँ। इफ ब्रिज इज नॉट बैलेंस, यहाँ पर मैं आपको सेकेंड पॉइंट बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए इफ ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, ये जो ब्रिज है ना ये बैलेंस्ड नहीं है, मतलब हम क्या कहेंगे, करंट will flow in galvanometer। करंट किस में पास होगा, गैलोनोमीटर के अंदर पास होगा भाई, बोलो होगा कि नहीं होगा। अगर बैलेंस नहीं है तो उस केस में देन आप क्या कहोगे, उस केस में हमेशा ध्यान रखना PS इज ऑलवेज ग्रेटर देन RQ या QR। एक बात हमेशा याद रखना, क्लियर। अगर मान लीजिए इसके अंदर करंट पास होता है, अगर इसमें करंट पास होगा तो PS की वैल्यू, PS के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हमेशा QR के मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा होगी। ये बात भी आप हमेशा याद कर लेना, ठीक है भाई। अब इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, वो भी किरचॉफ्स लॉ से ही प्रूव होगा, समझ आ गया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ डिफरेंट शेप्स हैं यहाँ पर डिफरेंट, और उसके बाद इनके सेंसिटिव पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, और इनकी एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक डिफरेंट शेप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। कुछ डिफरेंट शेप हैं जो हम बनाते हैं, जैसे कि एक शेप मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हमारे पास है P, ये हमारे पास है Q, ये R, ये S, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज शेप है भाई। मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ। देखो बेटा, इस पॉइंट को ऊपर कर दो, इस पॉइंट को नीचे, बीच में गैलोनोमीटर, P और Q के बीच में एक गैलोनोमीटर, R और S के बीच में एक टर्मिनल गैलोनोमीटर है। P और R जहाँ पर जुड़ रहे हैं, P और R एक पॉइंट पर जुड़ा और Q और S एक पॉइंट पर जुड़कर एक सेल के साथ जुड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, यही तो हमने ऊपर व्हीटस्टोन में पढ़ा है भाई। मान लीजिए मैं इस पॉइंट को क्या कह देता हूँ, A, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ R और S के साथ जो पॉइंट जुड़ा हुआ है वो D हो गया, ये पॉइंट B हो गया, और बेटा ये पॉइंट C हो गया। देख लो, सेम एज इट इज़ तो है। इसी तरह से एक शेप इस तरह से आ जाती है, मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर की टर्म में यहाँ गैलोनोमीटर जोड़ दिया, आपने थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, बस हो गया भाई। अब उसके बाद एक इधर, एक इधर,
देखिए बेटा, मैंने क्या कहा, इस पॉइंट को मैंने रखा P, इसको रखा Q और इस पॉइंट को रखा R, इस पॉइंट को S, ये सेल जोड़ दिया EMF और ये गैल्वेनोमीटर। बेटा आप ध्यान से देखो, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या कहा, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट बेटा A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट D है। आप अगर इसको उठाकर इधर कर दोगे, मान लीजिए इस वायर को थोड़ा लंबा करके और यूँ कर दोगे, तो P इधर आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा कि नहीं, ऐसे बन गया ना व्हीटस्टोन ब्रिज। वही बात आ गई। इसी तरह से एक शेप मैं आपको और बता रहा हूँ, एक शेप तो हम ये बना ही चुके हैं, ठीक है ना, और एक शेप आती है 1 2, 1 मिनट, और तीसरी शेप हमने ये बना ही दी है, और तीसरी शेप हमारे पास यही है। तो इस तरह की शेप भी आपको बनाकर दे सकता है। यहाँ पर सेल ना जोड़े, गैल्वेनोमीटर की जगह कोई रेजिस्टेंस जोड़ दे, ये इनको टर्मिनल मान ले, तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ दें तो ये भी इस तरह की शेप बन सकती है, ठीक है। अब मैं आपको अगला पॉइंट बता रहा हूँ भाई, इसके अंदर सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए अगला पॉइंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए ध्यान से, सेंसिटिविटी का मतलब क्या समझते हो कि मोस्ट सेंसिटिव, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा चेंज करो और लार्ज डिफ्लेक्शन में चेंज आ जाए। कि देखिए हम क्या समझते हैं कि यहाँ से हम करंट पास करें और अगर ये बैलेंस ना हो तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे, सीधी सी बात ये है। हम इसको बैलेंस करते हैं, ये हमारे पास जो होता है ना, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ से हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं और फिर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। P और Q हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, R हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस दैट कैन बी चेंज बाय यू। समझ आ गया होगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, इसमें P Q R S, P और Q नॉन रेजिस्टेंस, R ये भी नॉन होता है बट ये रेजिस्टेंस बॉक्स में होता है, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंसेज होते हैं, ये वेरिएबल होता है। आप उसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो, 1 ओम, 0.5 ओम, 2 ओम, 2.5, 3, 4, 5, इस तरह से यहाँ पर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये होता है अननोन रेजिस्टेंस, इसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है। समझ आ गया। तो हम बार बार देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कब देता है, किस पॉइंट पर ये जीरो डिफ्लेक्शन देगा। इसका मतलब है कि ये जो रीडिंग दे रहा है ना, ये मोस्ट सेंसिटिव रीडिंग है, कि इसमें से थोड़ा सा भी अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ पर चेंज करें और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, मतलब थोड़े से चेंज होने पर भी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, आप फाइंड आउट कर पाओगे, दैट इज़ सेंसिटिविटी। मैं आपको बता देता हूँ, आप ये कह सकते हो कि इफ़ ए लार्ज डिफ्लेक्शन if a large deflection in the galvanometer when small change in resistance in resistance box R। समझ आ गया। जो हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें आपने स्मॉल चेंज किया और उसमें लार्ज डिफ्लेक्शन आ जाए गैल्वेनोमीटर के अंदर, हम उसी को सेंसिटिविटी बोलते हैं। और मैं आपको ये बता देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर पूछा जाता है, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। देखिए ध्यान से, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है बेसिक। पहला फैक्टर क्या है कि मैं आपसे ये बता दूं कि जो उनके बीच में रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस होता है चारों आर्म के बीच में, वो उसको सेंसिटिव बनाता है। मैं आपको बता देता हूं, अगर वो सेम ऑर्डर में लगा दिया तो मोस्ट सेंसिटिव होगा। पहला पॉइंट, इफ रेजिस्टेंसेस आर
इन सेम ऑर्डर। अब देखिए इज द सेम ऑर्डर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनके बीच में जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द रेजिस्टेंस जो इन द 4 आर्म्स ऑफ द ब्रिज इज इन सेम ऑर्डर, देन द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। समझ आ गया? अगर रेजिस्टेंसीज हैं वो सेम ऑर्डर में है। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया भाई, जो ब्रिज बनाया था, जैसे कि ये ब्रिज बना हुआ है, आपके पास है 3 6 और यहाँ पर है 2 4। तो आपने सबसे पहले 2 3 4 6 ऐसे लगाना है, 2 3 4 6, वरना आप 2 4 एंड 3 6 भी लगा सकते हो, ये भी अरेंजमेंट सही बन सकता है। पर आपने इनको सेम ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले P फिर Q फिर R फिर S। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो वो मोस्ट सेंसिटिव होगा। मेरी बात समझ गए? सेकंड पॉइंट, सेकंड मैं आपको बताता हूँ इसी का ही। मैं कहता हूँ कि अगर रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बैटरी और गैल्वेनोमीटर है, अगर आपने ये कहा द बैटरी शुड बी कनेक्टेड दैट द हायर ऑर्डर रेजिस्टेंस, मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, इन व्हीटस्टोन ब्रिज आउट ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर, the one having the higher resistance should be connected between the junction of two higher resistance. Higher resistance and the junction of two lowest resistance. एक एग्जांपल लेते हैं भाई, जैसे कि देखो आपने क्या कहा कि ये आपके पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज शेप है, हम एक नॉर्मल शेप बना देते हैं और एक एग्जांपल के साथ बनाते हैं। मैंने कहा बेटा ये है 2, ये 2 ओम 3 ओम, ये 4 ओम और ये 6 ओम। अब बात आती है कि आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी को कहाँ कनेक्ट करो, तो ये क्या लिख रखा है, इन व्हीटस्टोन ब्रिज आउट ऑफ द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर द वन हैविंग द हायर रेजिस्टेंस should be connected between the junction of two higher resistances and the junction of two lowest resistance. lowest 2 और 3 है, यहाँ हो गया, 4 and 6 हाईएस्ट है, यहाँ हो गया। तो इनके बीच में आपने बैटरी को कनेक्ट करना है और इन यहाँ पर आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे तो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, वरना अगर हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करें और यहाँ बैटरी कनेक्ट करें तो भी व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन जाएगा, पर मोस्ट सेंसिटिव नहीं होगा। सेंसिटिव किस केस में होगा, जब दोनों छोटे और दोनों बड़े टर्मिनल जो जंक्शन है उनके बीच में आप बैटरी को कनेक्ट कर दो, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। समझ आ गया भाई? अब यहाँ पर हम आपको 1-2 पॉइंट और बताते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम कुछ पॉइंट्स ऐसे बता रहे हैं कि जहाँ पर जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज सूटेबल काम नहीं कर पाएगा, एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा, या पर किन्हीं पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब हम जस्ट लाइक एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एडवांटेज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई, हम P/Q R/S इस तरह कर पा रहे हैं,
यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो सेल जोड़ा है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का, क्या इनके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, क्या इस व्हीटस्टोन ब्रिज पर कोई इफेक्ट आ रहा है? कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। सबसे अच्छी बात तो यही है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस EMF and potential difference do not affect व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है। इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, पोटेंशियल डिफरेंस व्हीटस्टोन ब्रिज शेप को कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है और ना कभी भी डालेंगी। ये बात हमेशा याद रखनी है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमेशा नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। समझ आ गया? इट ऑलवेज वर्क्स ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड को क्या बोलते हैं भाई? नल डिफ्लेक्शन मेथड का मतलब होता है कि ये हमेशा और हमेशा जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा उस पर ही काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। समझ आ गया? अगर हम इस मेथड के अंदर एमीटर, वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट ना करें या वो कनेक्ट कर लें तो उनके रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि इसके अंदर अपने अगर हाई एक्यूरेसी लेनी है, अगर मैं आपको बता देता हूँ, मैं कह देता हूँ द अननोन रेजिस्टेंस can be measured to a very high accuracy by increasing the ratio of the resistances of arm P and Q। अगर हम P और Q रेजिस्टेंसेस आर्म जो हैं उनके रेशियो, उनके रेजिस्टेंसेस को इंक्रीज़ कर दें तो इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको मेजर्ड करने की एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हम वेरी लो रेजिस्टेंस या फिर वेरी हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज सूटेबल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट सूटेबल टू मेजर वेरी लो and very high resistance। समझ आ गया? ये मिडल रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट करने के काम आता है। अगर आपने वेरी लो मिली ओम या माइक्रो ओम में मेजरमेंट करवाना है या फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आपने मेजर करना है तो आप इसका यूज़ नहीं करोगे, ये उसके लिए सूटेबल नहीं है। समझ आ गया? अब हम क्या कहेंगे भाई, ये हमने इनकी कुछ एडवांटेज बताई थी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके प्रूफ के साथ अब इसकी सेंसिटिविटी पूछी जाएगी। ये कहता है, ये पूछा जाएगा कि अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, सेल और बैटरी को इंटरचेंज कर दें तो इसका जो रूल है, इस जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, क्या वो फॉलो होगा या नहीं होगा। एक इसकी एडवांटेज आपसे पूछे जाएंगे, तो ये सब पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। अगला जो पॉइंट है बेटा वो इसके प्रिंसिपल के बेस पर इसका एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए इसका जो एप्लीकेशन है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में है वो मीटर ब्रिज है। क्या है भैया? मीटर ब्रिज।
नाम से भी पता चल रहा है। वैसे तो इसके एप्लीकेशन के अंदर कार्ले फोस्टर ब्रिज भी है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी है, ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज के ही एप्लीकेशन है। समझ आ गया भाई। तो सबसे पहले मैं आपको अब मीटर ब्रिज बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? मीटर ब्रिज। इसका दूसरा नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसको बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। आप समझ जाओगे जब हम आप इसको कंप्लीट कराएंगे तब, ठीक है। ये दोनों ही नाम समझ जाओगे। सबसे पहला नाम है इसका मीटर ब्रिज। तो इसको मीटर ब्रिज क्यों कहा गया? क्योंकि हमने इसके अंदर एक वायर यूज की, जिस वायर की लेंथ 1 मीटर थी, 1 मीटर थी। समझ आ गया? मतलब हमने इसके अंदर कितनी वायर का यूज किया? 1 मीटर वायर का यूज किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये हम आपको प्रैक्टिकल भी कराएंगे बेटा लैब में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, और इसका यूज भी, एंड इट इज़ यूज्ड, ये भी लिख देते हैं बेटा, इट इज़ यूज्ड टू फाइंड इंटरनल ये अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, अननोन रेजिस्टेंस, सेल नहीं बेटा, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के काम आता है। तो सबसे पहले हम बेटा इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाएंगे तो हम ये कहेंगे कि क्या होता है भाई, हमारे पास इस तरह का एक वुडन बोर्ड होता है भाई, इस तरह का हमारे पास एक वुडन बोर्ड होता है, ठीक है। ये एक वुडन बोर्ड है, मेरी बात समझ गए? वुडन बोर्ड। अब इस वुडन बोर्ड पर यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप लगी रहती है बेटा, यूं, ये कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये क्या है भाई, कॉपर स्ट्रिप। क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होता है, नियरली इक्वल टू 0 होता है, और ये एक टर्मिनल होता है। मेरी बात समझ गए? ये है कॉपर स्ट्रिप। मैं यहाँ पर केवल इनके नाम लिख रहा हूँ, लेबल डायग्राम मैं आपको बनाकर बता रहा हूँ। आपने इनका जो यूज है मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आपने खुद लिखनी है। अब ये जो 2 पॉइंट है ना, इनके बीच में एक वायर लगी रहती है, ठीक है। इसका एरिया फिक्स होता है, इसकी लेंथ मैं आपको बता देता हूँ फिक्स होती है। इस वायर की जो लेंथ है ना, 1 मीटर लेंथ वायर है ये, 1 मीटर लेंथ वायर। अब ये किसकी बनी रहती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अलॉय होती है बेटा, जो मैग्नीन और कंस्टेनन की होती है। किसकी होती है? मैग्नीन। समझ आ गया? मैग्नीन और कंस्टेनन, समझ आ गया? मैग्नीन और कंस्टेनन की ये वायर बनी रहती है। उसके बाद इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, यूनिफॉर्म एरिया। समझ आ गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? ये एल शेप स्ट्रिप के बीच में जुड़ी रहती है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर एक स्केल लगा रहता है वुडन बोर्ड पर, इस तरह का। इसके पैरेलल 2 साइडेड स्केल होता है बेटा, मेरी बात समझ गए? और ये स्केल एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 मीटर का स्केल होता है। और ये 2 साइडेड स्केल है। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप क्या करते हो, यहाँ से जो 0 शुरू करोगे 100 इधर आएगा, यहाँ से 0 शुरू करोगे 100 इधर आएगा, मतलब दोनों तरफ है। इसको बोलते हैं 2 साइडेड स्केल, 2 साइडेड स्केल। ये वुडन बोर्ड इस वायर के पैरेलल लगा रहता है या इस वायर के नीचे लगा रहता है। समझ आ गया? अब ये कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ पर 2 टर्मिनल ये लगे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कॉपर स्ट्रिप है, यहाँ एल शेप स्ट्रिप होती है ये, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एल शेप स्ट्रिप है, कोई प्रॉब्लम है? अब हमने क्या कहा भाई, यहाँ पर बीच में एक और स्ट्रिप लगी रहती है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब ये वाला जो टर्मिनल है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है,
आर बी से लिखते हैं, जिसको हमने पहले भी बताया था, ये जैसे रेजिस्टेंस बॉक्स है वेरिएबल रेजिस्टेंस इस तरह का लगा रहता है। यहाँ पर हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसको एस से लिखते हैं, ये होता है अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस है। क्लियर। अब एक टर्मिनल यहाँ बच गया, इस टर्मिनल के साथ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है। अब गैल्वेनोमीटर के तो 2 टर्मिनल होते हैं भाई, और दूसरे टर्मिनल से बाहर एक जोकी कनेक्ट रहती है। ठीक है, दूसरे टर्मिनल के बाहर क्या कनेक्ट रहती है भाई, एक जोकी कनेक्ट रहती है, जिस जोकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड किया जाता है, ये होती है जोकी। ठीक है भाई। अब ये हमारा मीटर ब्रिज हो गया। दूसरी बात, मीटर ब्रिज के की जो ये वायर है, इस वायर के साथ हम एक सेल कनेक्ट कर देते हैं एक की हेल्प से। ये की है, हम चाहेंगे तब इसके अंदर करंट पास हो जाएगा। इस टर्मिनल के बीच में हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया। ये हमारा क्या बन गया है, व्हीटस्टोन, ये मीटर ब्रिज क्या बन गया है, ये हमारा मीटर ब्रिज। ये किसका एप्लीकेशन है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। अब ये काम कैसे करता है, देखिए सबसे पहले इसकी वर्किंग के अंदर हम क्या बताएंगे भाई। हमने ये कह दिया कि हमारे पास जो ये वायर है, जो हमने ये वायर दिखाई है भाई, ये जो वायर मैं दिखा रहा हूँ आपको यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की, मैंने इसको थोड़ा और डार्क कर दिया है। अब ये जो वायर आप देख रहे हो, इस वायर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है। मैंने क्या किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो गैल्वेनोमीटर है, एक तो यहाँ टर्मिनल पर जुड़ा हुआ है और एक इधर टर्मिनल पर जुड़ा हुआ है। बेटा जैसे ही मैं यहाँ से कनेक्शन करूँगा, ऑन करूँगा, जोकी को अगर मैं यहाँ कनेक्ट करता हूँ तो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होती है ना, वो ऐसे होती है भाई, यूँ। यहाँ होता है 0 1 2, इधर भी होता है 1 और 2। जब मैं ये गैल्वेनोमीटर है हमारे पास, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं इस टर्मिनल पर टच करूँगा तो रीडिंग लेफ्ट साइड आएगी, इस टर्मिनल पर टच करूँगा तो रीडिंग राइट साइड आएगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बताता है ये। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन विद करंट की वैल्यू भी बताएगा और करंट की डायरेक्शन भी बताएगा। ठीक है। अब हमने क्या कहा भाई, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जब हम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस है। किस पर बेस है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस है। मैंने ये कहा भाई, अब जैसे कि हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया हुआ है। जब हम रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जो हम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। हमने यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस लिया और जोकी को स्लाइड करना शुरू किया। जैसे ही हम जोकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करना शुरू करते हैं, एक जोकी होती है जो जिस पर एक मेटल की स्ट्रिप लगी रहती है यूँ, और जब हम उस स्ट्रिप को यूँ स्लाइड करते हैं तो हम देखेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर है ना, वो अपनी डिफ्लेक्शन को चेंज करता है। जब हम जोकी को इस वायर के ऊपर मूव करते हैं तो गैल्वेनोमीटर अपने डिफ्लेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। हम यहाँ पर वर्किंग बता देते हैं। व्हेन जोकी स्लाइड द वायर का नाम लिख दें, मैंने ए पॉइंट यहाँ लिख दिया, बी यहाँ लिख दिया, वायर ए बी फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, हम ए से बी की तरफ वायर को क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। देन गैल्वेनोमीटर चेंज डिफ्लेक्शन, हम उसके डिफ्लेक्शन को क्या देखेंगे, चेंज देखेंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ पर तो रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ है, इधर अननोन रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं किसी रेजिस्टेंस के बीच में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पोटेंशियल अलग है। जब हम वायर के आगे की तरफ जाते हैं, हमें पता है वायर का अपना कोई रेजिस्टेंस है। जब वायर का अपना रेजिस्टेंस है तो जितनी लेंथ पर हम आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगी, और पोटेंशियल चेंज होंगी तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी बदल जाएगी। समझ आ गया। हम क्या कहेंगे भाई, हम इसको ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो हम क्या कहेंगे, जब इसकी डिफ्लेक्शन चेंज होगी एंड
a point comes at which galvanometer shows जीरो डिफ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां गैल्वेनोमीटर क्या करेगा भाई, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देगा। वी नोट द पॉइंट एंड नोट द लेंथ। हम इस पॉइंट को नोट करेंगे, मान लो ये सी पॉइंट आ गया, और इस लेंथ को नोट करेंगे क्योंकि स्केल हमारा इसके सामने लगा हुआ है, हम देख लेंगे कितनी लेंथ पर आ गया। अब हम क्या मानेंगे, हेयर P इज इक्वल टू ए सी, बिकॉज आपको पता है बेटा जितनी लंबी लेंथ उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बोलो कह सकते हो कि नहीं? तो हमने क्या कह दिया, जो ये P है ना, इसको हमने क्या मान लिया, AC मान लिया। समझ आ गया होगा। एंड CB इज इक्वल टू क्या मान लिया, इसको Q मान लिया। और जो बची हुई लेंथ है उसको क्या मान लिया, Q, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस हो गया ना। तो बैलेंस से इधर वाला एक रेजिस्टेंस, इधर वाला दूसरा रेजिस्टेंस। हमने इसको क्या मान लिया, P, और इधर वाले को क्या मान लिया, Q। तो हमने क्या कह दिया भाई, देन P अपॉन Q इज इक्वल टू, ये क्या है, रेजिस्टेंस, हमने यहाँ नोट किया हुआ है, अपॉन S तो हमें मालूम नहीं है। अब हमें पता है कि S निकालना है, तो आप क्या कहोगे बेटा, S निकालना है तो R मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन P। मेरी बात समझ गई। और हम इससे क्या करेंगे, हेयर P अपॉन Q इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग, मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S व्हेन गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। और उसके लिए तो हमने क्या कह दिया, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे ही रहा है। अगर ये जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो गया, R मल्टीप्लाई बाई Q, हमारे पास क्या आ गया, CB, अपॉन P हमारे पास क्या है बेटा, AC। मेरी बात समझ आ गई। आप ये कह सकते हो हेयर AC इज इक्वल टू L लेंथ। समझ आ गया। तो हम क्या कह देंगे बेटा, अगर हम CB निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 माइनस L, और L लेंथ तो आपने नोट की है यहाँ पर। देन S इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, S इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस L अपॉन L। L आपने नोट की हुई है, अननोन, ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसमें R आपने निकाल रखा है, आपने देख रखा है, और आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा आप ये कह सकते हो कि सर आपने इसको डायरेक्ट क्यों लिख दिया, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख दिया, L लिख दिया, एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई L लिखूंगा बेटा, दोनों में आएगा K से K कट जाएगा, बात तो वही है। मेरी बात समझ गए। अगर आप यहाँ पर बताओगे तो ये लेंथ भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ही आएगी भाई। हम इसको Q रेजिस्टेंस मान लें तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L, फिर इसमें भी K आएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, K से K कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया। समझ आ गया। तो हमने क्या बताया यहाँ पर, जो P अपॉन Q आता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे, K मल्टीप्लाई बाई L अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई L इंटू K से K कट गया, तो P अपॉन Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, L अपॉन 100 माइनस L। समझ आ गया कि नहीं? तो ये हमने इसमें आपको डायरेक्ट बता दिया। अब आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ से आप किसी की रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हो, किसी भी रेजिस्टेंस की, तो वो भी, इस वायर की रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। और भी आप बहुत सारे पॉइंट लगा सकते हो। तो ये हमारे पास क्या था भाई, मीटर ब्रिज था। क्या था भाई, ये हमारे पास मीटर ब्रिज। ये किसका एप्लीकेशन है भाई, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी है। मैंने आपको केवल और केवल यहाँ पर लिखकर बता दिया, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये हमारे पास एक वुडन बोर्ड होता है, वुडन बोर्ड पर हमारे पास क्या होता है कि एक वायर लगी रहती है, वायर के नीचे एक 100 सेंटीमीटर स्केल लगा रहता है, इसके साथ एक कॉपर स्ट्रिप लगी रहती है। ये 3 कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस 0 होता है। हम ये कह सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल ए पॉइंट पर है उतनी ही पोटेंशियल इस टर्मिनल पर है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप लगाई। सेम पॉइंट यहाँ पर होगा।
हमने इन दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया जिसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद आपने यहाँ अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब आप ये सोच रहे हो सर हमने यहाँ पर एल लेंथ निकाली थी, अगर मैं इस रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस को बदल दूँ तो क्या होगा? बदल दोगे तो बेटा लेंथ बदल जाएगी, लेंथ बदल जाएगी तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपने आर बी को बदला तो आपका बैलेंस पॉइंट बदल जाएगा। ये इसका प्रिंसिपल है, एप्लीकेशन है, और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम आपको लैब में भी करवाएंगे। ठीक है भाई, तो आप इसको यहाँ तक पढ़ना। थैंक यू।